नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 2024 का चुनाव सामने है। विपक्षी दलों की हसरत है कि इस साल वो बीजेपी को सत्ता से हटाकर खुद सत्ता पर काबिज हो जाए और इसी इरादे से विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है। मगर इस गठबंधन में बहुत सारी गांठें हैं। दरअसल विपक्षी दल अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकाल पाए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर विपक्ष आपस में ही खींचतान मचाए हुए हैं। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस को आंखें दिखा रही है तो पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आंखें तरेर रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी अपना दम दिखा रही है तो महाराष्ट्र में शिवसेना अपनी ताकत की आजमाइश कर रही है। सवाल यह है कि अगर विपक्षी दलों के भीतर इतना विरोधाभास रहेगा तो फिर मिलकर वो चुनाव कैसे लड़ पाएंगे। खुद कह रहे कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी जो है सबसे अनुभवी है ना। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव है तो अच्छा ही है बिहार के। तो हम लोग तो मकसद है कि मिल करके बीजेपी को जो है हराए। हम लोग एक हुए पिछले साल अगस्त के महीने में, तो हम लोगों ने तो यही बात कही थी कि सब लोगों को एक करेंगे और एकजुट करके जो है हम लोग आगे लड़ाई लड़ाई। मामला तो उनका है, लेकिन नीतीश जी को अब समझ में आ गया है कि उनको जो धोखा देकर और उनको हसीन सपने दिखाकर लालू जी, आरजेडी के लोग और उनके ही पार्टी के कुछ लोग जो बीजेपी से अलग करा दिए थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि हमको हसीन सपना दिखाया गया था। नीतीश जी को कुछ मिलने वाला है नहीं हूँ और नीतीश जी का बिहार में ऐसे भी सारा जनाधार समाप्त हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के 4 बड़े नेताओं ने वर्चुअल मीटिंग की है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बात की गई है। अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। एक नजर इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग पर डालते हैं जरा। तो गठबंधन की संभावित सीट और शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है जरा देखिए आप। जम्मू कश्मीर में कुल 5 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ सकती है, एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और पीडीपी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। इसके साथ ही यूपी का अगर हम जिक्र करते हैं तो कुल 80 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस 15 से 20 सीटें लड़ सकती है, समाजवादी पार्टी 45 से 50 सीटों पर लड़ सकती है और अन्य को 5 से 10 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र का अगर हम जिक्र करते हैं तो कुल सीटों की संख्या जो है वो 48 है। कांग्रेस 18 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, शिवसेना 15 सीटों पर लड़ सकती है और एनसीपी 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल का अगर जिक्र करते हैं तो 62 सीटें हैं कुल। कांग्रेस 6 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और टीएमसी 30 से 34 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, अन्य 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर कुल 40 सीटें हैं। कांग्रेस यहां पर 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेफ्ट को 2 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी 17 सीटें और जेडीयू को 17 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बनी है। कांग्रेस 3 सीटों और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। वहीं अगर हम तमिलनाडु का जिक्र करते हैं तो तमिलनाडु में भी 39 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस 9 सीटों पर, डीएमके 24 सीटों पर, लेफ्ट 4 सीटों पर और अन्य 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। केरल में कुल 20 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं। कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जेएमएम को 4 सीटें दी जा सकती हैं और अन्य विपक्षी दलों को 3 सीटें दी जा सकती हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है। इस गठबंधन की नींव बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में रखी गई है। इसलिए इस गठबंधन को समर्थन करने के लिए नीतीश कुमार को अहम माना जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश कुमार अहम क्यों हैं। तो गठबंधन में नीतीश आखिर अहम क्यों है, वो आपको बता दें कि गठबंधन बनाने की शुरुआती पहल ही नीतीश कुमार ने की। सबसे पहले गैर बीजेपी दलों से संपर्क साधने का काम किया तो नीतीश कुमार ने किया। विपक्ष को एक मंच पर लाने में नीतीश कुमार की बेहद अहम भूमिका रही। पटना में गठबंधन की पहली बैठक की मेजबानी नीतीश कुमार ने ही की थी और गठबंधन के गैर विवादित चेहरों में से एक बड़ा नाम आता है नीतीश कुमार का। गठबंधन के अनुभवी नेताओं में नीतीश कुमार शामिल हैं। 8 बार मुख्यमंत्री रहने का प्रशासनिक अनुभव भी है। तो इन फैक्टरों पर अगर नजर दौड़ाते हैं तो नीतीश कुमार बेहद अहम हो जाते हैं। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी दलों की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। विपक्ष की सबसे अहम पार्टी कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को फाइनल टच देते हुए जीत का फॉर्मूला तैयार किया है। कांग्रेस के मिशन 2024 के प्लान पर जरा अब एक नजर डाल लेते हैं कि कांग्रेस का मिशन 2024 प्लान क्या है। दिल्ली में पार्टी की बड़ी बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन जारी है। यूपी में कांग्रेस की 15 से 20 सीटों पर दावेदारी हो सकती है। घटक दल के 7 सीट बंटवारे पर बातचीत और इसके साथ न्याय यात्रा से जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। 14 जनवरी से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होगी। मणिपुर से मुंबई तक राहुल की यह न्याय यात्रा निकाली जाएगी जिसमें लोगों से संपर्क साधा जाएगा। तो नया साल आते ही ईडी एक बार फिर से एक्शन में आ गई है। आलम यह है कि देश के कई राज्यों में ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिसको लेकर सियासी घमासान और तेज हो चला है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है। बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं। एक दूसरे को घेरते हुए कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शराब घोटाला केस में ईडी की तरफ से समन मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि घोटाला हुआ ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा अगर घोटाला होता तो वो पैसा कहां गया। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही कहा गलत तरीके से हमारे नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है और बीजेपी मुझे भी गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है। ईमानदारी है और इनका मकसद जांच करना नहीं है बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। अरविंद केजरीवाल ने ये बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल को तीसरी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से 5 पन्नों का जवाब लिखकर ईडी को कहा गया कि वे राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं। उनसे जो भी पूछना हो वो लिखित में भेज देंगे। अरविंद केजरीवाल 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। अब एक नजर डालते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तक कितनी बार ईडी की तरफ से समन भेजा जा चुका है। तो केजरीवाल को ईडी का समन जो जारी हुआ कितनी बार हुआ वो आपको बताते हैं। पहला समन 2 नवंबर 2023 को जारी हुआ था। दूसरा समन 21 दिसंबर 2023 को जारी किया गया, जबकि तीसरा समन 3 जनवरी 2024 को जारी किया गया
और चौथा समन किसी भी समय कहा जा रहा है कि फिर से जारी हो सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। तो दिल्ली में हुआ कथित शराब घोटाला केजरीवाल सरकार के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। केजरीवाल को मिले ईडी के समन को लेकर दिल्ली की सियासत में इन दिनों उबाल भी आया हुआ है। पिछले 2 साल से जो दिल्ली के कथित शराब घोटाले के ऊपर ये चल रही है इन्वेस्टिगेशन, ये साबित कर चुका है कि पूरी तरह से ये एक फर्जी केस है। 2 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मेरे ख्याल से देश का एकमात्र ऐसा केस होगा कि 1 रुपए तक की आपको रिकवरी नहीं हुई है, एक पुख्ता सबूत आपको नहीं मिला है। अब जब लोकसभा के चुनाव सर पर है, इंडिया अलायंस की बैठकें हो रही है, तो ये एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया जाए। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं के भी ऊपर ईडी की कार्यवाही तेज हो गई है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, अब तक जितने भी ईडी के समन्स आए हैं वो पूरी तरह से इलीगल हैं। हम ईडी या सीबीआई या किसी भी इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। अपनी जो छवि है अरविंद केजरीवाल जी को, उसको मेंटेन करने के लिए ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और जो आरोप लगाए हैं उन पर स्पष्ट अपना मत देना चाहिए, तब तो वही इमेज बची रहेगी। वरना बार बार ईडी के नोटिस को उलाहना करना राहुल गांधी जी ने तो नहीं किया, सोनिया जी ने तो नहीं किया, हमारे नेता नहीं किए, तो समझा जाएगा कि जो कह रहे थे वो था नहीं। जो ईमानदारी की बात कर रहे थे वो ईमानदारी नहीं रही। कहा करते थे कि शराब जो है शरीर और आत्मा का नाश करती है, पर इस शराब ने तो अरविंद केजरीवाल के चरित्र का भी नाश किया है। आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, विलाप कर रही है कि हाय अरविंद, हाय अरविंद। अरे जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, उस समय ध्यान नहीं आया था। जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप, 3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। अरे जांच एजेंसी आपको बता के करेगी क्या? कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना था अरविंद केजरीवाल, आप नहीं कर रहे। मैं आज भी आपको सलाह देता हूं, आप अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, जाइए साक्ष्य रखिए जांच एजेंसी के सामने। और कथित शराब घोटाले को लेकर जारी सियासी बयानबाजियों के बीच अरविंद केजरीवाल ने समन का जवाब दिया है। ग्राफिक्स के जरिए सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं जरा। तो केजरीवाल की जो बड़ी बातें हैं उनमें शराब घोटाला हुआ है ही नहीं है, ये कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और गैर कानूनी तरीके से भेजा गया है समन। इसके साथ ही ये कहा गया है कि बीजेपी में जाने वालों, इसके साथ ही केजरीवाल ने ईडी को नोटिस को बताया राजनीति से प्रेरित। ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार कोर्ट जा सकते हैं, केजरीवाल ने कहा। ईडी के समन को लेकर बीजेपी आप और आमने सामने नजर आ रही है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के हादीगाम गांव में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कई घंटे मुठभेड़ चली। बुधवार रात से शुरू हुआ एनकाउंटर सुबह तक चला। हालांकि अभी तक किसी के भी मारे जाने की खबर नहीं आई है। सुरक्षा बलों को हादीगाम गांव आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान छिपे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की, जिसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और आर्मी मौके पर मौजूद रही। सुरक्षा बलों ने इलाकों की घेराबंदी की। इस दौरान इलाके में किसी को भी आने जाने की इजाजत मिली। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की सूचना थी। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में 21 दिसंबर को आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया था। दोपहर करीब 3:45 पर हुए हमले में पहले 3 जवान शहीद होने की खबर आई थी। बाद में यह आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया था। इस हमले के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इस दौरान अगले दिन 3 सिविलियंस की लाश सेना को मिली थी। 21 दिसंबर से पहले भी 2 नवंबर को राजौरी में एनकाउंटर हुआ था। दोनों आतंकी हमलों पर एक नजर डाल लेते हैं जरा ग्राफिक्स के जरिए।
कि सेना पर आतंकी हमला जो हुआ है, बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में 21 दिसंबर को आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमला सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर किया गया और इसके साथ 3:45 पर हमले में 5 जवान के शहीद होने की खबर आई। आतंकी हमले के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। 22 दिसंबर को 3 सिविलियंस की लाश भी सेना को मिली। 22 नवंबर को राजौरी में एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हुए। आतंकियों और सेना के बीच 34 घंटे एनकाउंटर चला। सेना के राजौरी में चले एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हुए थे और नवंबर और दिसंबर में घाटी में 2 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। तो ये सिलसिलेवार तरीके से आंकड़ा था और कब कब ये घटना घटी वो हमने आपको बताई। अब एक नजर डालते ही कि पिछले 5 महीने में कितने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, तो वो भी आप देख लीजिए जरा। आतंकी घटनाएं जो हुई हैं, 21 दिसंबर 2023 को राजौरी में आतंकियों का सेना के काफिले पर हमला। 5 जवान शहीद हुए थे, 2 सेना के जवान घायल हो गए थे इस हमले में। और दूसरा हमला 13 दिसंबर 2023 को अनंतनाग और राजौरी में हुआ। एनकाउंटर हुआ, 1 कर्नल, 1 मेजर और डीएसपी समेत 5 जवान शहीद हुए। एनकाउंटर में 2 आतंकी भी मार गिराए गए थे। 22 नवंबर 2023 को राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई। सेना और आतंकियों में 34 घंटे तक मुठभेड़ चली। 5 जवान शहीद हुए जबकि 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। और 4 सितंबर 2023 को सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना और आतंकियों में फिर मुठभेड़ हुई। 1 आतंकी मारा गया, 2 जवान हमारे घायल हुए। और अगली तारीख 17 नवंबर 2023 को जब राजौरी और कुलगाम में 2 एनकाउंटर, कुलगाम में 16 और 17 नवंबर को 5 आतंकी ढेर किए गए। राजौरी में 1 आतंकी मार गिराया गया था। 9 अगस्त 2023 को ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 आतंकियों को गिराया गया। सेना के जवान समेत 3 लोग घायल भी हुए थे। और 29 अक्टूबर 2023 को ईदगाह में आतंकी में इंस्पेक्टर को 3 गोलियां मारी आतंकियों ने। आतंकी संगठन टीआरएफ ने हमले की पूरी जिम्मेदारी ली थी। और 6 अगस्त 2023 को एलओसी के पास सेना और पुलिस ने 24 घंटे में 3 आतंकियों को मारा। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी। 10 अक्टूबर 2023 को अलशीपोरा में सेना के एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर किए गए। लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़े थे दोनों आतंकी। 4 अगस्त 2023 को कुलगाम में आतंकियों के सेना के टेंट पर फायरिंग, दोनों तरफ से गोलीबारी में 3 जवान शहीद हो गए थे। ये वो घटनाएं हैं जो आतंकी घटनाएं घटी हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की मार झेल रहा है। कोहरे के साथ शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। कम विजिबिलिटी के चलते ट्रेन फ्लाइट भी प्रभावित हो रही हैं। अगले 2-3 दिनों तक लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। पहाड़ों से आने वाली सर्द हवा दिन के तापमान को भी ठंडा कर रही है। उत्तरी क्षेत्र में कोहरे की स्थिति समेत कई कारणों से देश के कई हिस्सों से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। और उत्तराखंड में 9 जनवरी से मौसम बदलने के आसार हैं। प्रदेश भर में 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 9 और 10 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया है कि प्रदेश में अगले 5 दिन तापमान सामान्य बना रहेगा। अगले 5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जैसे कोहरा मिल रहा है, तो अगले आने वाले 3 दिनों में उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर उतले से लेकर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद है वहाँ पर कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी मिल सकता है। तापमान की बात करें तो अभी वर्तमान में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं, जिनमें आगे आने वाले 3-4 दिनों में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। और जो तापमान है अधिकतम और न्यूनतम तापमान वो सामान्य के आसपास ही बने रहेंगे। हिमाचल और उत्तराखंड से आने वाली सर्द हवाओं ने दिल्ली में सर्दी को बढ़ा दिया है। कम विजिबिलिटी के साथ ठिठुरन भी तेजी से बढ़ती जा रही है। सर्दी के बढ़ते सितम को देखते हुए प्रादेशिक मौसम विभाग की तरफ से राजधानी में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दिल्ली में आईएमडी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ी है।
न्यूनतम 7 डिग्री, अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस। सुबह के वक्त हल्के कोहरे की आशंका भी जताई गई है। और देश की राजधानी दिल्ली की तरह कि उत्तर भारत में भी ठंड अपना कहर बरपा रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए उत्तर भारत का भी हाल जान लेते हैं। तो उत्तर भारत में सर्दी का किस तरह के सिस्टम है वो आपको बताएं। ठंडी हवाओं से पूरे उत्तर भारत में गलन बढ़ी है। 2 से 3 दिन ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। प्रयागराज, वाराणसी समेत पूर्वी यूपी में बारिश, उत्तर पश्चिम भारत में ठंड का और बढ़ना तय माना जा रहा है। घने कोहरे ने बिगाड़ी रेलगाड़ियों की चाल। कोहरे की वजह से लंबी दूरी की कई ट्रेनें लेट चल रही हैं और 75 से ज्यादा रेलगाड़ियों की चाल सुस्त पड़ी है। देरी से चल रही ट्रेनों की वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं।